हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद सर एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों पॉलिटेक्निक से संबंधित एक खास चैप्टर विद्युत चुंबकत्व। इसी के साथ ही हमारी अंतिम हेडिंग भी होगी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से। ये अंतिम हेडिंग हमारी मित्रों। इसके पहले की सारी वीडियोज यानी कि विद्युत धारा, उसके अलावा बैटरी का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, साथ में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसके अलावा प्रेरकत्व, ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है विद्युत चुंबकत्व। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं और समझते हैं। विद्युत चुंबकत्व समझने से पहले हमें पहले चुंबकत्व शब्द का मतलब, या ये मैं कह दूं कि चुंबक को पहले समझना पड़ेगा कि चुंबक क्या है, फिर हम उसी को रिलेट कर विद्युत चुंबकत्व से इंटरलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका प्रारंभ हुआ मैग्नेशिया नगर से। मैग्नेशिया में एक नगर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए गए, कुछ ऐसे टुकड़े पाए गए जो टुकड़े लोहे की से बनी चीजों को अपनी तरफ क्या करते थे, आकर्षित करते थे, अट्रैक्ट करते थे। इसी मैग्नेशिया नगर के नाम पर आगे चलकर मैग्नेट नाम पड़ा हमारे इस चुंबक का। ठीक है, हम इसे अंग्रेजी में मैग्नेट के नाम से जानते हैं, तो हम इसे मैग्नेट बुलाने लगे। ठीक है, और इसके ओर को मैग्नेटाइट ओर बोला गया, यानी कि इसके अयस्क को मैग्नेटाइट ओर बोला गया, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Fe3 और O4। ठीक है, तो ये हमारे मैग्नेटाइट ओर का एक सूत्र है जिससे मैग्नेट, हमें प्राकृतिक मैग्नेट मिलता है। लेकिन प्रकृति से कितना मैग्नेट मिल पाएगा, जबकि हमारी जरूरतें बहुत सारी हैं। इन जरूरतों को भी हम धीरे धीरे यहाँ पर कर समझेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कृत्रिम चुंबक बना लिए जिनके आकार भांति भांति के थे। जैसे यू शेप चुंबक, ये देखिएगा जरा, इस तरीके से भी चुंबक बनाए गए, कृत्रिम चुंबक थे ये सब। ठीक है, इसे यू शेप यानी कि यू आकार का चुंबक, ऐसे बार मैग्नेट। ठीक है, इसीलिए घोड़े के नाल के जैसा चुंबक। ठीक है, तो उसको नाल चुंबक भी बोला गया। इस तरीके से बहुत सारे चुंबक, जैसा आकार था उसी हिसाब से उनको नाम दे दिया गया, बनाए गए। अब ये किससे बनाए जा रहे थे, अगर ये कोई पूछे हमसे, तो उसका जवाब है हम इसे बना रहे थे लोहा से, हम इसे बना रहे थे कोबाल्ट से। ठीक है, हम इसे बना रहे थे इस्पात से। ठीक है, यानी कि स्टील जिसको आप बोलते हैं, इस्पात से। इन सभी चीजों की सहायता से हम ये कृत्रिम चुंबक बना रहे थे। और वाकई में ये जो कृत्रिम चुंबक थे वो प्राकृतिक चुंबक से कहीं ज्यादा मजबूत थे, उनके अंदर का चुंबकीय प्रभाव इनसे कहीं ज्यादा था। ठीक है, अब इनका यूज हम भरपूर कर रहे हैं और यही हमारे लिए ज्यादातर अवेलेबल है। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं आगे। एक चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं उसको थोड़ा समझ लें। किसी चुंबक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो जवाब है सर, अगर कोई चुंबक आप पकड़ेंगे तो उसमें एक दो पोल होते हैं। एक पोल होता है आपका नॉर्थ, एक होता है साउथ, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर कोई चुंबक को यहां से क्रैक कर दे, तोड़ दे, तो यहां पर फिर से ये नॉर्थ और साउथ मिलेगा। और उधर देखिएगा यहां साउथ था तो अपने आप नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ साउथ। अगर कोई यहां से क्रैक कर दे इसे, तो यहां से फिर दो टुकड़े हमको मिलेंगे। इसको भी अगर किसी ने तोड़ दिया तो यहां से भी हमें दो टुकड़े मिलेंगे, एक साउथ इधर, एक नॉर्थ साउथ, यहां पर इसी प्रकार साउथ नॉर्थ और इधर नॉर्थ साउथ। यानी कि हम नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, ये अविभाज्य हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, जब इसको एनालिसिस किया गया तो पता चला कि हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो चलती हैं। ठीक है, कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। इसी तरीके से यहां से भी शुरू करेंगे, नीचे से भी ऐसे नॉर्थ से साउथ, फिर ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। अब यहां पर जहां पर भी ये बल रेखाएं ज्यादा संख्या में होंगी वहां पर प्रभाव चुंबक का अधिक होगा। यानी कि अगर मैं कोई वस्तु ले आऊं और कहूं कि सर जी इसको इस तरफ ले आए, तो ये तेजी से इसको आकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम यहां ले आए मिड के पास, तो ये उतना तेजी से आकर्षित नहीं करेगा, इसका खींचने की क्षमता नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो किनारों पर इसका जो प्रभाव है वो अधिक है, जबकि मध्य में बहुत ही कम। ठीक है, अब यहां पर एक बात और भी है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो आप बना रहे हैं, ये जितने पास पास होंगे इसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। और जब उनका हम ग्राफिकल यानी कि इस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर दें तो हम इन्हें अब चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ये जितना पास पास होंगे उतना ज्यादा इसके अंदर चुंबकीय प्रभाव अधिक होगा। और ये जितना गैप में होंगे, जैसे अगर कोई पाता है इस तरीके से पास 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। और अगर इनमें गैप लंबा है, इस तरीके से है, तो यहां पर चुंबकीय
प्रभाव जो होगा वो काफी कम होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं किसी चुंबक को लेकर फ्रीली सस्पेंड कर दूं, यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लटका दूं, ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, एक मैंने चुंबक लिया, इसको हमने फ्रीली लटका दिया, इस तरीके से यहां बांध दिया धागे से और छोड़ दिया, तो ये जो है ये ऐसे रोटेट रोटेट होते हुए जो पृथ्वी का नॉर्थ साउथ है उस दिशा में जाकर ये इस तरीके से आपका जो मैग्नेट है ये रुक जाएगा। ठीक है, तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ यानी कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की दिशाओं की तरफ इंगित करता है। इसका यही फायदा हम चुंबकीय सुई में लेते हैं जो हमारे दिशा का निर्धारण करता है। अगर कोई चाहता हो कि हम इस चुंबक के प्रभाव को कम कर दें, खत्म कर दें या नष्ट कर दें, तो उसे चुंबक को क्या करना पड़ेगा, जमीन पर बार बार उठाकर पटकना पड़ेगा, ठीक है, या फिर से उच्च ताप तक क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इन दो का जुगाड़ों से आप इसके चुंबकीय प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी का खत्म कर दें चुंबकीय प्रभाव, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब परिनलिका की चर्चा करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चुंबक भी जान गए, आर्टिफिशियल भी, लेकिन ये डुप्लीकेट चुंबक जो है यानी कि कृत्रिम, वो बनते कैसे हैं, इसकी बात के लिए हमें पहले परिनलिका समझनी होगी। हम एक कागज का गत्ता ले लेते हैं और इसको ऊपर ऐसे तार लपेट देते हैं। ये तार आपका तांबे का होता है, ठीक है, और ये नग्न तार होता है। इसे लाकर अगर हम किसी इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दें तो ये एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। इस सिस्टम को या इस जुगाड़ को हम लोग परिनलिका के नाम से जानते हैं। और इसका कितना चुंबकत्व होगा या कितना चुंबकीय क्षेत्र इससे पैदा होगा, इसका फॉर्मूला हमारा है μ0 Ni अपॉन L। यहाँ μ0 एक कांस्टेंट है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। N हमारा है फेरों की संख्या जो आप लपेट रहे हैं, यानी कि जितनी लपेट ज्यादा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र अधिक। I है जो धारा हम इसे यहां से भेज देंगे अभी बैटरी के जरिए, और L क्या है, इस गत्ते की लंबाई यानी कि इस परिनलिका की लंबाई। अब हमें अगर विद्युत चुंबक बनाना है तो बात को समझिएगा, विद्युत चुंबक अगर हमको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा जुगाड़ लेंगे, नर्म लोहे की छड़ लेंगे। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा नर्म लोहे की छड़ ही क्यों, ये नर्म लोहे की छड़ होगी। ठीक है, वैसे हम स्टील भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन नर्म लोहे की छड़ लेंगे और इस पर फिर यही तांबे का क्वाइलिंग इस तरीके से लपेट देंगे। ठीक है, अब इस परिनलिका में अगर हम ये जो तार है हमारे विद्युत रोधी बोला जाता है इसको, जो नग्न तार होता है, ठीक है, इसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो एक चुंबक के समान व्यवहार करेगा। खासियत ये उतने देर तक ही चुंबक का समान व्यवहार करता है जितने देर तक हम इसे विद्युत धारा की सप्लाई देते रहेंगे, उतने देर तक। यहां से सप्लाई आपने काटा, उधर इसका चुंबक के समान व्यवहार करना बंद हुआ। इन सब चीजों का उपयोग हम लोग विद्युत अप्लायंस में करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबक करते हैं के नाम से जानते हैं। हमारे संचार में, हमारे टेलीफोन में, हमारे डायनामो में, हमारे मोटर में, हमारे विद्युत रेल में इस विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक जो है चुंबक का वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी चुंबक को अलग अलग स्थितियों में या चुंबक को हटा देते हैं, किसी तार में या किसी भी चालक में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं विभिन्न स्थितियों में, तो हमें कितना चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा या उस तार पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। आइए देखते हैं बारी बारी से। ये सभी सूत्र होंगे जिन्हें धीरे धीरे आपको याद करना होगा। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि जिसका भी सूत्र आपको दूं उसका न्यूमेरिकल वहीं का वहीं सॉल्व कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं अगली हेडिंग। अब अगर मैं मान लूं ये मेरे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चालक रख दिया। ठीक है, हमने एक चालक रख दिया इस तरीके से, ये चालक है जिसे हमने उठाकर यहां रख दिया। इस चालक की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, इसमें करंट भी फ्लो करा दिया I, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो I या L है वो हमारे B से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस पर हमारे फ्लेमिंग के नियम से, बाएं हाथ के नियम से जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, जिसे हम F के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा बल है। तो बल हमारा अंगूठे से ऊपर लगेगा, लेकिन ये सब करने की जरूरत हमें पॉलिटेक्निक के लिए
बहुत ज्यादा नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जवाब होगा सर आई एल बी और साइन थीटा। इस फॉर्मूले के जरिए से आप आराम से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं हम कई सारी यूनिट्स में, तो उसको जरा समझ लीजिए ताकि आप आराम से समझ जाएं कि बी को मापते हैं या बी को मापते हैं किसमें किसमें, वो जरा ध्यान दीजिए क्योंकि सवालों में हमें अलग अलग नाम से ये मिलता है। जैसे बी को मापता जाता है गॉस में, ठीक है, बी को नापा जाता है टेस्ला में, बी को मापा जाता है, इधर देख लीजिएगा, अगर मैं ये दोनों चीजें यहां उतार दूं, इन तीनों चीजों को बल्कि उतार दूं, तो बल हमारा होगा न्यूटन में, आई होगा हमारा एम्पियर में, लंबाई होगी हमारी मीटर में, साइन थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, तो एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो गॉस हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, टेस्ला हो गया, ये तीन हमारे हिसाब किताब बन गए। एक और भी हमारा वो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब कोई पूछे इन तीनों में क्या संबंध है, तो जवाब है एक गॉस जो होता है हमारा वो 10 के पावर -4 न्यूटन एम्पियर मीटर प्रति मीटर, या 10 के पावर -4 टेस्ला, या 10 के पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं बी के मात्रक के रूप में। अब यहां पर एक सवाल हम लोग जनरेट करते हैं, आइए देखते हैं। एक 30 सेंटीमीटर का तार, एक 30 सेंटीमीटर का तार जिसमें 50 एम्पियर की धारा, 50 एम्पियर की धारा बह रही है, बह रही है, ठीक है। तार जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उसका मान 5, उसका मान 9 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ठीक है। तब तार पर लगे बल की गणना करें, तार पर लगे बल की गणना करें, बल की गणना करें। जबकि देखिए दो क्वेश्चन यहां बनाएंगे, गणना करें जबकि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि चालक यानी कि उसकी लंबाई कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र से, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय, यहां भी चुंबकीय होगा, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का, और दूसरी बार क्या है, चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 30 सेंटीमीटर का एक तार लिया गया जिसमें 50 एम्पीयर की धारा बहा दी गई, और तार जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उसका मान 9 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तब तार पर लगे बल की गणना करें जबकि चालक चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का और चालक चुंबकीय क्षेत्र से के समांतर है, तो क्या क्या आपका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है आई एल बी साइन थीटा। आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल की। F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला केस मैं लेता हूं, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, करंट का मान तो 50 एम्पियर है, एकदम क्लियर है वहां पर हमें कि आई बराबर कितना है 50 एम्पियर। लंबाई की बात करें 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम चलेगा नहीं, एमके सिस्टम हम यूज करते हैं, इसलिए यहाँ 100 का भाग देकर इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। अगली चीज हमारी है बी के मामले में हमें दिया हुआ 9 इंटू 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसका कैलकुलेशन कराना चाहता है जबकि थीटा यानी कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम कहेंगे सर जी F बराबर आई यानी कि 50, ये 30 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100, बी के जगह 9 इंटू 10 के पावर -5 साइन थीटा का मतलब साइन 30। अब आराम से हम दो जीरो यहां से सफाया कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 और 27 से 5 का गुणा तो 5 सते 35, 5 दूना 10, 10 3 13 गुणे 10 के पावर -5 गुणे साइन 30 का मान 1/2, तो 2 छक्के 12 और 1 5 2 सते 14, 67.5। मजा तब है जब इस दशमलव को इधर खसकाएंगे और एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 6.75 इंटू 10 के पावर -4, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
तो उम्मीद करते हैं आप आराम से इस सवाल को समझ गए होंगे, इजी चीजें हैं। दूसरे वाले सवाल में सारी चीजें, ये सारे आंकड़े सेम है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे आंकड़े यहां तक के सेम है। सिर्फ क्या फर्क कर दिया है, उसने कहा कि हमारा जो चालक है, यानी कि ये जो चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ऐसे हो गया है, हमारी जो लंबाई है या धारा है, जो भी कह लें, ये हमारा इसके समांतर हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर इस समय थीटा का मान कितना हो गया, 0, और इस नाते एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब होगा सर साइन 0 डिग्री। अब यहाँ साइन 0 की डिग्री कितनी, मान कितना होता है सर, 0, इसलिए आई एल बी से गुणा होकर पूर्ण रूप से हमें 0 दे देगा। तो उम्मीद करते हैं बड़े आराम से आपके समझ में आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पचास सेंटीमीटर के तार में, ठीक है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, धारा प्रवाहित की जा रही है। यदि तार की सहती 6 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम प्रति मीटर हो, ठीक है, तो इसे टेक देने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत तीव्रता की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लें, बढ़िया सवाल है। अब यहां पर ये लिख दिया जाएगा, जबकि तार क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। 50 सेंटीमीटर के तार में 10 एम्पियर की धारा, ठीक है, प्रवाहित की जा रही है। यदि तार की सहती 6 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम प्रति मीटर हो, तो इसे टेक देने के लिए कितने वैद्युत तीव्रता की आवश्यकता होगी, जबकि तार क्षेत्र के लंबवत है। आइए जरा ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखा हुआ है, वो पहले यहां से निपटना शुरू करिए, ठीक है। तार में ये देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ बाबू, हमारा लिखा हुआ कि चालक है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, तो जवाब है सर इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दिया है, कह रहा है सर 6 इंटू 10 के पावर, इस तार का जो द्रव्यमान है वो 6 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर के तार का द्रव्यमान अगर कोई पूछेगा आपसे, तो आप कहेंगे सर जिसका द्रव्यमान है 6 इंटू 10 के पावर -2 किलोग्राम। और अगर कोई पूछे फिलहाल कि आपका तार तो 85 सेंटीमीटर का है सर, तो 50/100 करिए, मीटर में से कन्वर्ट करिए, ठीक है, काट दीजिए इसे। 1/2 मीटर के तार का द्रव्यमान कितना होगा, कहेंगे सर 1/2 गुणे 6 गुणे 10 के पावर -2 किलोग्राम। तो ये काट दिया, 2 तिहाई 6। तो ये समझ में आ गया, एक तार है, हवा में अगर लटका हुआ है तो अपना भार लगाएगा नीचे की तरफ, कितना, कहेंगे सर जी m इंटू जी, ये उसका भार हुआ, ठीक है। और हम इसे रोकना चाहते हैं, किस चीज से, तो जवाब है सर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर इसे हम रोकना चाहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा उसकी बात करनी है हमें कि F जो है वो कितना हो जाए कि वो mg के बराबर। अगर हमारा F यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्राप्त हुआ बल ऊपर की तरफ जो लगेगा, जिसका मान कितना होगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि हमने साफ लिखा है जबकि तार क्षेत्र के लंबवत, एंगल क्लियर है। ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो हमारा तार बिल्कुल हवा में टंग जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल लगा देना हमको, क्या कहेंगे सर जी, mg बराबर आई एल बी साइन 90 की वैल्यू आपको मालूम है कितने के बराबर आएगी, 1 के। तो अब m की बात कर लीजिए, ये है 3 इंटू 10 के पावर -2, g की मान मोटा मोटा 10 ले लीजिए, I की वैल्यू तो जवाब है सर 10 एम्पियर है, L लंबाई इसकी तो जैसा कि मैंने देखा कितना है, 1/2 मीटर है तार की लंबाई, तो यहाँ पर 1/2, और आगे कितना है B की वैल्यू हमें निकालनी है। एक 10 ने एक 10 को काटा, ये क्रॉस गुणा हुआ, B का मान आ गया 6 इंटू 10 के पावर -2,
ठीक है। अब इसे गॉस लिखना चाहें, सॉरी हम लिख दें न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो उम्मीद करता हूं आराम से समझ में आ गया होगा, सवाल में कोई प्रॉब्लम जैसी चीज तो है नहीं। ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चले अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज मैं उठा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई क्यू आवेश हो और किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो एंट्री करता है, घुसता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र से वो घुसते समय कितने डिग्री का एंगल बनाता है, v वेलोसिटी से घुसता है और इस तरीके से घुसते हुए वो v वेग से एंट्री करते हुए वो इसके साथ यानी कि b के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए, तो इस पर लगने वाले बल का मान होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि b के बारे में भी आपको याद करा दूं। b की जनरली वैल्यू हमारी होती है n इंटू ई। Q बराबर हमारे क्या होता है n इंटू ई। n क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो, यानी कि E कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये हम यूज कर सकते हैं सवाल में लगाते समय। थोड़ा सा मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आपको बी का मात्रक बताया होगा तो मैंने 3 मात्रक बताए, क्या क्या बोला था, गॉस बोला है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोला है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोला है, ठीक है, और एक और भी हमने बोला आपसे टेस्ला, आई होप बोला था मैंने आपसे, ठीक है, और एक है टेस्ला। तो अगर मैंने गलती से कहीं वहां मिस्टेक किया, शायद मैंने वेबर बोल दिया हो तो ध्यान दीजिएगा ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसमें थोड़ा फॉल्ट हुआ होगा। और एक गॉस बराबर सभी में 10 के पावर माइनस 4 लग जाता है। तो यूनिट पर भी ध्यान दे, कभी कभी एग्जाम वाले किसी खास विशेष यूनिट में यानी कि गॉस में ही आंसर दे दें, तो वहां पर थोड़ा केयर करिएगा कि यूनिट को चेंज कर लेंगे बी के मामले में ऑप्शन के हिसाब से। अब फिलहाल वापस आते सवाल पर। मैंने बोला क्यू की वैल्यू n इंटू ई होती है, जहां ई एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश चार्ज दर्शाता है, जो कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो इस पर एक बढ़िया सा सवाल सनसनाता हुआ, एक अल्फा कण 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र में 2 इंटू 10 के पावर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। उस पर लगने वाला बल, ठीक है, कितना होगा ये आपको बताना है। फिर से सुन लें, एक अल्फा कण 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणे 10 के पावर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से दाखिल होता है। उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो देखिए एक अल्फा कण है और ये अल्फा कण का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 4, ठीक है, यानी कि उसका परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4, और ये यहाँ पर एंट्री करने जा रहा है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करने जा रहा है। कितना डिग्री का एंगल बनाता हुआ? तो थीटा बराबर 60। किस वेग से घुस रहा है? 2 इंटू 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर जो बी लगा हुआ है वो कितना है? 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि सर जी क्यू क्या होगा? तो क्यू देखिए क्या होगा, जो परमाणु संख्या है वही हमारे लिए हमें ये बताएगी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि ये नीचे वाला अंक हमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बताता है। क्योंकि जनरली सामान्य अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणे ई। आप क्या लिखते थे? n इंटू ई, यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा? ई का मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब जवाब है एफ निकालने का। जवाब होगा सर क्यू वी बी साइन 60 डिग्री, थीटा का मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ क्यू का मान 16 दूना 32 यानी कि 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और आगे यहाँ इंटू वी का मान कितना है? 2 इंटू 10 के पावर 2। आगे हमारे पास बी है, बी का मान कितना है हमारे पास? 0.05। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो एक 2 ने एक 2 को खत्म कर दिया है, 5 से गुणा कर दे, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 16, और एक अंक पर दशमलव लगाना था और उधर से 2 अंक, तो 2 1 3, 1 2 3 यहां लगा लिया।
इंटू लगाया तो सर एक यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर 10 की पावर में -19 और 2 मिलकर -17, और उधर देखिएगा √3 का मतलब हुआ 1.73, तो इसका 1.73 से गुणा करा दीजिए, 173 का 160 से गुणा करा दीजिए, सब जीरो आएगा, 6 18, 6 सते 42, 1 43, फिर हासिल 4, छक्का में 6 4 10, फिर 1 से 3 7 1 0 8 6 7 2, क्या अंक पर दशमलव लगाना है वो देख लीजिएगा, फिर हम लोग लगा लेते हैं, ये आ गया तो 3 2 5 1 2 3 4 5 गुणे 10 के पावर -17, एक अंक इधर आएंगे तो एक अंक पीछे जाएंगे, तो ये हो गया 2.76। आगे अगला अंक लिखना कोई बहुत जरूरी है नहीं, बल्कि इसको एक अंक बढ़ा लें तो इसको 2.77 10 के पावर -16, सॉरी पीछे आना है -18, और आगे क्या लगा दिया न्यूटन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बहुत बार हमारे पॉलिटेक्निक में कहा एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1e, 1e का मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -19, आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चले। अगर हमारे पास एक तार हो जिसकी लंबाई मुझे बहुत नहीं मालूम है, बस ये मालूम है कि उससे करंट गुजर रहा है। ऑस्टेड साहब का आपको प्रयोग शायद याद आ रहा हो कि एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर उन्होंने क्या किया था, लोहे के कणों को ऐसे बिखेर दिया था, ठीक है, और बाद में उन्होंने एक तार यहां से पास आउट किया ड्रिल कर इससे करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने के थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि इस कार्डबोर्ड पर इस तार के चारों तरफ ऐसे अरेंजमेंट बन गया, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र चलता है, बिल्कुल वैसे। वहां से ये पता चला था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ, जैसे ये तार है तो इसके चारों तरफ हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अब हम यहाँ विभिन्न स्थितियों में उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा दाहिने हाथ का नियम है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अगर ये मान लू तार है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तार में मान लू करंट, ये काला कैप ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ धारा बह रही है तो उसी की दिशा में अंगूठा लगा ले आप ऐसे, और इसको क्या करें, मोड़े। ये देख इधर जा रहा है अंदर, और इधर देखिए क्या है बाहर। तो इधर अगर मैं पूछूं कि कैसा है विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, जवाब अंदर की तरफ, और इधर बोले तो अंदर से बाहर की तरफ, इधर ऊपर से नीचे, और इधर आने पर नीचे से ऊपर, जैसे मेरा पंजा घूम रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि यहाँ क्या है, तो देखिए ये ऊपर से क्या होगा नीचे, और फिर इधर नीचे से ऊपर, यानी कि इस तरीके से हमारा जाएगा। अगर मैं पूछूं चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरीके से होगा, इधर से देखने में लगेगा अंदर जा रहा है, इधर से देखेंगे तो अंदर से बाहर आ रहा है। अब अगर इसके किसी डेल्टा एल सेगमेंट के नाते मैं ये जानना चाहूं कि जो यहाँ पॉइंट P है, जो यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, वहां चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर μ0/4 इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा बाई, आपकी आदत भी बढ़ी हुई है, अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करें तब भी नीचे r², गुलाम बल की बात करें तब भी नीचे r², तो नीचे r², ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी बात कोई करे कि सर जी μ0/4 कितना होता है, तो इसका जवाब है एकदम रटा रटाया, यहाँ पर आप ले लीजिए इसका मान 10 के पावर -7, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा μ0/4 हमारा होता है 10 के पावर -7, और आगे कितना लग जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, a², ठीक है, ये होता है। अब यही चालक अगर सीधा हो जाए, ठीक है, अगर यही चालक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ऐसे स्ट्रेट हो जाए और इसको इनफाइनाइट लेंथ का ले लें, तो इस स्थिति में अगर हमसे कोई पूछे कि सर बी कितना होगा, तो जवाब हो जाएगा सर बहुत आसान है, μ0 क्या हो जाएगा, आपका यहाँ 4 था, 4 ही रहेगा, आगे हो जाएगा आपका 2I/r, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एक सीधे चालक के लिए से r दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, ये दूरी कितनी है बाबू, r दूरी पर अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर सर कितना होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तो फॉर्मूला μ0/4 जो हट जाएगा 10 के पावर -7 लगा देने से, और आगे 2I/r, r जहां की हमारा दूरी दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, अनंत लंबाई के सीधे तार में
20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तार से हो रही, प्रवाहित हो रही है, तार से 0.01 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक, आसान काम है, ध्यान दीजिए। सेम डायग्राम, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 एम्पियर, यहां से कितनी दूरी पर हमसे पूछा है, तो जवाब है सर 0.01 मीटर, जिसे अगर हम ये ना पसंद करें तो 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, 2 अंक इधर घसका दें। ठीक है, ये दे दिया है और किसी चीज की जरूरत नहीं, हमसे बी पूछ रहा, फॉर्मूला आपके सामने है। अब बताइए इस पूरे जगह पर क्या रख लेंगे, 10 के पावर -7, 2 रहा, आई की जगह पर कितना रख लेंगे तो जवाब होगा सर 20, और आर के जगह कितना रख लेंगे तो जवाब होगा 10 के पावर -2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 20 दूना 40, 10 के पावर -7, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 के पावर 2, तो 40 गुणे 10 के पावर -5, ये आ जाएगा आपका, और बी है तो आपका मन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मन करे तो फिर जैसा आपको बताया गया बहुत सारे मात्रक, गॉस, टेस्ला, फेस्ला सब, उसमें से जो भी यूज करना चाहें वो आंसर के हिसाब से आप यूज कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आराम से समझ में आ गया होगा। अभी अभी आपने समझा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश v वेग से दाखिल होता हो तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर हम ये कहें कि कोई आवेश जो है q है और वो v वेग से गतिमान होते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में दाखिल हो गया और उससे p दूरी पर आपसे पूछा जाए कितना मान होगा b का, तो जवाब होगा सर सेम फॉर्मूला μ0/4 पाई, केवल यहां पर लिख दीजिएगा क्यू वी बी साइन थीटा, सॉरी क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी यूज किया जा सकता है। हालांकि इस पर हमसे बहुत ज्यादा बात करूं मैं सवाल वगैरह तो नहीं, आप समझ ही गए हैं, उसी पर उठाकर लग जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग स्थितियों में बात करेंगे, जैसे परिनलिका का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं μ0 n/l। परिनलिका का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई परिनलिका है, इसमें मैंने कहा कि इसे I से जोड़ दिया मैंने, ठीक है, करंट I से जोड़ दिया, इसमें फेरों की संख्या n है, इसकी लंबाई l है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा μ0 n/I क्या l। ये आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई हमसे कोई ऐसा सवाल दे दे, इस परिनलिका की लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, मान लेते हैं 5 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मीटर है, ठीक है, फेरों की संख्या 100 मान लेते हैं, ठीक है, करंट का मान 10 एम्पियर मान लेते हैं। अब कोई बी पूछे इस परिनलिका के लिए तो जवाब हो जाएगा सर बी बराबर, इधर देखिए μ0/4 का पाई का मान मैंने आपको बताया 10 के पावर -7, तो इधर उधर भेज कर लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, तो यहाँ हो गया 4 पाई 10 के पावर -7, फेरों की संख्या 100 है जिसे 10 के पावर 2, आई का मान 10 है, 10 लिखा जा सकता है, लंबाई कितनी है 1 मीटर, उससे कोई दर्द नहीं है, तो आंसर देखिएगा 2 1 3, ये हो गया पावर में प्लस में, ये -7 है, तो -7 में अगर धन 3 जोड़ दें तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, आगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लगाकर आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। हम सिंपल सी चीज ले लें, अगर हमारे पास एक कुंडली हो, ठीक है, एक कुंडली हो, इस तरीके से तार लपेटा हो, इसमें आई प्रवाहित करें, तो देखिए मैं फिर आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको पकड़ लूंगा तो इधर अंदर की तरफ, देखिए अंदर कैसे दिखाएंगे इसको भी समझ लें, क्रॉस से, और ऊपर आता हुआ डॉट से दिखाया जाता है, इससे हम बड़े आराम से समझ जाते हैं देखने से। इसको कैसे इमेजिन करेंगे, आइए देखें, मैं एक तीर बना दूं, देखिएगा एक तीर बना दें जिसमें यहां पर मैं क्रॉस बना दूं और यहां पर टिप बना दूं, तो अगर यहां क्रॉस बना हुआ है तो जब ये अंदर जाएगा इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड तो आपको यहां क्रॉस नजर आएगा, और ऐसे आएगा तो आपकी तरफ नोक आएगा, नोक का मतलब ये तीर, तो डॉट दिखाई देगा। तो इधर देखो ये अंदर जा रहा है, आपको इसका तीर का पीछे वाला भाग दिखेगा यानी कि क्रॉस, और जब ये इधर आएगा तो देखो हाथ मेरा मुड़ करके इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई देगा, आपको नोक दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब हमारा रहा। अब इसमें कोई पूछ ले कि यहाँ अंदर या इसके केंद्र की तरफ, जबकि इसमें आई करंट बह रहा है, इसकी त्रिज्या आर है,
तो सर ये बताइए इसका कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जवाब होगा म्यू आई बाई, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ आर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज और समझनी रह गई है कि अगर बाई चांस इस पर ऐसे ऐसे तार लपेटते चले जाएं और इसमें फेरे कितने हो जाएं, एन फेरे हो जाएं, तब सर जी फॉर्मूला क्या होगा, तो जवाब होगा यहाँ आप एक एन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसे कह सकते हैं एक कुंडली में, ठीक है, या वृत्तीय, मैं ऐसे बोल दूं, एक वृत्तीय पथ में, थोड़ा सा मैं बदल दूं मित्रों, एक वृत्तीय पथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। वृत्तीय पथ में 5 एम्पियर की धारा जबकि जिसकी मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, के केंद्र पर बी की गणना करें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, जबकि वहां फेरों की संख्या 400 है, 400 है। ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ लें। एक वृत्तीय पथ में 5 एम्पीयर की धारा जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक केंद्र पर बी की गणना करें जबकि वहां फेरों की संख्या 400 है। ठीक है, तो जवाब हुआ कि सर ये तो अच्छा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां देखिएगा एक कुंडली हमने लिया, यहां से करंट फ्लो करा दिया, आई का मान कितने के बराबर हमारा है, 5 एम्पीयर के। ठीक है, इसमें जो है फेरे 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 लपेटे हुए हैं, इनका मान दिया हुआ हमको 400। ठीक है, हमारी ये जो त्रिज्या है वो दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 को 100 से भाग देकर मीटर में बदल दें तो 20 पंजे 100। अब अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हल में आएंगे, कहेंगे सर बी बराबर म्यू बाई, सॉरी या म्यू जीरो बाई, यहाँ म्यू जीरो रहेगा, म्यू जीरो बाई 2 एन, आई बाई क्या हो जाएगा आर। तो म्यू जीरो की वैल्यू अभी भी आपने पता कर लिया था कि म्यू जीरो का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, एन का मान कितना है 400, आई की वैल्यू 5 है, फिर यहाँ 2 है और यहाँ आर का मान 1 बटा क्या है 5 है। ठीक है, काट दीजिए इसको, ये 200 हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 पचे 25, 25 दूना 50। ठीक है, 5 पचे 25, 25 दूना 50, ये 500 हुआ। यहाँ पर हमारा 4 पाई से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 के पावर -7, तो जवाब 5 चौका 20, 220 आएगा तो ये 2000 हो जाएगा। तो 2000 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर 3, 10 के पावर -7 गुणे पाई। तो आंसर आ गया हमारा कितना, जवाब है सर 2 गुणे 10 के पावर -4, पाई का मान 3.14। तो 2 से 2 चौका 8, 2 एक्का में 2, 2 तिहाई 6, 6.28 इंटू 10 के पावर -4, और बी है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लगा दिया, काम खत्म। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं अगला चीज। अगर हम 2 तार ले लें मित्रों, ठीक है, और उसमें करंट उनको कुछ दूरी पर रख लिया जाए, मान लेते हैं आर दूरी पर रख लिया जाए, इसमें अगर एक ही दिशा में, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल ऑब्जेक्टिव ही बन जाता है, एक ही दिशा में करंट फ्लो कराएं, पहला केस। और दूसरा केस ये है कि 2 तार लिया जाए, इसमें एक करंट ऊपर की तरफ और दूसरा क्या है नीचे की तरफ है, दूरी आर है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कितना बल लगाते हैं, तो जवाब हुआ सर दोनों के केस में बल का मान जो आएगा वो होगा F बराबर 2 इंटू 10 के पावर -7 I1 I2 अपॉन R। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 इंटू 10 के पावर -7 I1 I2 बाई R। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप देख रहे हैं ये जो, अगर मैं ये देखूं कि करंट इधर बह रहा है तो देखिए इसमें अगर मैं निकालूं तो ये नीचे की तरफ यानी कि क्रॉस, उधर देखिएगा जरा, इधर करेंगे तो इधर तो क्रॉस होगा, लेकिन जब इधर घूम कर आएंगे तो मेरा हाथ पूरा घूम चुका होगा। देखिएगा ये मेरा करंट है, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है, मैं इस पर ऐसे अंगूठा रखूंगा, इधर नीचे और इधर ऊपर की तरफ, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस, इधर क्या हो जाएगा डॉट। तो ये क्रॉस और डॉट हुए, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा आकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर फर्क देखिएगा, ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
इस वाले केस में आते हैं, देखिएगा यहाँ पर करंट हमारा ऊपर की तरफ है। अब अगर पूछूं तो यहाँ क्या है, तो कहेंगे सर जी नीचे की तरफ जा रहा है हमारा वैद्युत क्षेत्र। और अगर ये वाला पकड़ लें, ये वाला, तो देखिए ये क्या जा रहा है, ये भी जवाब होगा सर नीचे की तरफ। ध्यान से देख लीजिएगा, ये देखिए जरा, ये है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें तो नीचे, इधर क्या आएगा ऊपर, तो इधर क्रॉस है और उधर क्या है हमारा डॉट है। तो दोनों ही क्रॉस क्रॉस हैं, सेम सेम, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ पास आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण। नॉर्थ और साउथ अलग अलग स्वभाव के लोग आ जाए तो आकर्षण, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। कई बार ऐसा ही सिंपल ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दो तार आमने सामने रखे हुए हैं, दोनों में अगर धारा की दिशा एक ही है तो उनके बीच कैसा बल कार्य करेगा, जवाब होगा आकर्षण। अगर दोनों में धारा की दिशा उल्टी है तो कैसा कार्य करेगा, जवाब होगा प्रतिकर्षण। एक सिंपल सा सवाल बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि दो तार एक दूसरे के समांतर हैं तथा उनमें एक ही दिशा में क्रमशः 3 एम्पियर तथा 15 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर हो तो उनके बीच लगे बल का मान तथा प्रकृति बताएं। प्रकृति का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। यहां देखिएगा दो तार हमारे पास है, एक तार हमारे पास है जिसमें बह रहा है 3 एम्पीयर की धारा I1, ठीक है। एक दूसरा तार है जिसमें बह रहा है I2, कितने एम्पीयर का, 15 एम्पीयर का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में दूरी है 3 मीटर की। हम जानना चाहते हैं ये कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। सर ये कैसा स्वभाव होगा, तो दोनों में अगर तार में एक ही दिशा में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं चाहे दोनों ऊपर हो और चाहे दोनों नीचे हो तो बल आकर्षण, और दोनों में अगर डायरेक्शन उल्टा है तो प्रतिकर्षण। तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा और इस आकर्षण बल का मान कितना होगा, तो जवाब होगा सर F बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2 R। तो 2 × 10⁻⁷ गुणे I1 का मान कितना है हमारा 3 है, I2 का मान कितना है 15, और R के जगह हम कितना यूज करने वाले 3, तो काट देंगे 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 30 × 10⁻⁷, एक अंक इधर घसकेंगे उधर एक अंक बढ़ेंगे, तो 3.0 × 10⁻⁶ बल है। तो अभी इसे किस में लिख देना चाहिए हमें, न्यूटन में। तो उम्मीद करता हूं ये प्यारे सी टॉपिक विद्युत चुंबकत्व जिसमें हमने इस तरीके के सवाल लगाए वो आपको पसंद आए। चलते चलते एक सिंपल सी बात कि हम लोहे का ही ज्यादातर प्रयोग क्यों करते हैं, नर्म लोहे का स्पेशली, तो इसके पीछे कारण ये है कि वो जितना तेज चुंबक को धारण करता है उतना ही तेज उसको छोड़ भी देता है, उसके प्रभाव को छोड़ भी देता है। इसीलिए जब हम अपने टेलीफोन या इन सब चीजों में इसका प्रयोग करते हैं तो जितने देर तक करंट मिलती है तब तक तो चुंबक रहता है, और ज्यों करंट बंद वो अपना व्यवहार छोड़ देता है चुंबकत्व वाला। इस तरीके से तेजी से अपने करैक्टर को छोड़ देना, यानी कि छोड़ देने के नाते उसे हम कहते हैं इस प्रक्रिया को विचुंबकीय होना। तो ये जितना तेज चुंबकीय होता है उतना ही तेज विचुंबकीय होता है। इसीलिए हम इस्पात से ज्यादा लोहे का, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, जबकि इस्पात को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, लेकिन उसका विचुंबकन चूंकि बहुत कठिन है, यानी कि उसका चुंबक की प्रभाव छीनना बहुत कठिन है, इसीलिए हम फौलाद का जल्दी प्रयोग नहीं करते, यानी कि स्टील का प्रयोग उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपकी प्यारी कमेंट हम तक आए। इस उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।